हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी की रिक्वेस्ट सुनी और उसे सुनने के बाद मुझे पता चला कि आप सभी गांव की चौपाल का कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आप सभी के लिए गांव की चौपाल का 15वां भाग यानी 15th एपिसोड भी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका 14th एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसीलिए अब ये सीरीज़ भी जारी रहेगी कंटिन्यूएशन में, जैसे भैरवपुर के रेलवे स्टेशन की सीरीज़ है और बाकी आप सभी के लिए और भी कहानियाँ बीच बीच में मैं लाती रहूँगी। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। और हाँ, हमारी कहानी को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इस चैनल को आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का यानी गांव की चौपाल की सीरीज़ का 15वां एपिसोड। पिछले एपिसोड में शंभू बाबा ने अपनी गया की कहानी सुनाई थी, जहां उन्होंने बताया कि बेचारा सुनील कैसे अपनी जान गंवा बैठा। जब नीरज, सजीवन, दयाराम काका और दादू भैया ने ये कहानी सुनी तो वो राजा के दुखों के बारे में एकदम भूल गए। अब हम उन्हीं गांव की चौपाल की नई कहानी का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज एक और कहानी आपके सामने पेश कर रहे हैं। कहानी से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। हमने ब्लैक मिरर हॉरर चैनल पर गांव की चौपाल जैसी ही एक और सीरीज शुरू की है, जो कि काफ़ी मज़ेदार सीरीज है। वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। अभी तक अगर आपने वो सीरीज़ नहीं सुनी तो इस वीडियो के बाद आप जाकर उसे ज़रूर सुन लीजिएगा। और अगर आप एक नए व्यूअर हैं तो ऐसी ही डरावनी कहानियों को सुनने के लिए ब्लैक मिरर हॉरर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक उसे ज़रूर सुनिएगा। आज दयाराम काका गांव में सब्जी लेने निकले थे। पर्वत नाम का सब्जियों का व्यापारी पास के खेत से ताज़ी सब्जियां अपने रिक्शे में भरकर लाता था और रोजाना गांव में बेचता था। दयाराम काका उससे हरे प्याज के लिए बार्गेनिंग कर रहे थे। तभी वहां पर नीरज आया। अरे दयाराम काका, आपको एक बात बतानी थी। आज सुबह जल्दी ही किसी काम से सजीवन शंभू बाबा के घर गया था। उसने कहा कि वहाँ जो उनके घर मेहमान आए हैं उन्होंने भी शंभू बाबा की कहानी सुनी और पिछले 2 दिनों से वो शंभू बाबा को जोर दे रहे हैं कि वो उनको कहानी गांव की चौपाल के वहाँ पर ही सुनाए। इसी बहाने गांव वालों से उनकी पहचान भी हो जाएगी। वो थे उनके दूर के मामा के बेटे हीरा भगत। दयाराम काका ने कहा, अरे वाह, फिर तो गांव की चौपाल आज शंभू बाबा के घर लगेगी क्या? नीरज ने कहा, अरे नहीं काका, वो तो दादू भैया के यहाँ ही लगेगी, लेकिन शंभू बाबा ने कहा है उनके साथ 2 और बुढ़ऊ आने वाले हैं और सबको रात में जागते वक्त बीड़ी और हुक्का पीने की आदत है। इसीलिए उन्होंने कहा कि रात को जब चौपाल लगे तो एक थाली में कुछ बीड़ी की जुड़िया और तंबाकू रखे और पास में 1-2 लाइटर और माचिस भी रख लेना। दयाराम काका ने कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं उसका इंतजाम कर लूंगा। वैसे भी मुझे थोड़ा सा माहौल बने तभी तो लगेगा कि चौपाल बैठी है। इतना कहकर दयाराम काका सब्जी वाले को पैसे देकर अपने घर चले गए। उन्होंने बाजू वाले मनसुख भाई के बेटे नानू को कहा कि जाओ और जाकर दादू भैया को ये थैली दे दो और कह देना कि रात की चौपाल के लिए है। नानू गया और दौड़कर दादू भैया को थैली दे दी। उन्होंने थैली देखी। उसमें ये सब सामान के साथ एक चिट्ठी भी थी। लिखा था, शाम को सब रखना, मेहमान आने वाले हैं। सब काफी एक्साइटमेंट में आ गए थे और किसी को भनक तक नहीं थी कि राजा के साथ क्या हो रहा था। रात ढली। शंभू बाबा के साथ उनके रिश्तेदार हीरा भगत और 2 और मेहमान दादू भैया के घर की ओर निकल पड़े। जब वो पहुंचे तो पहले से ही वहां पर सजीवन, नीरज और दयाराम काका बैठे थे। दादू भैया ने सबका स्वागत किया और सब बैठ गए। हीरा भगत को दयाराम काका ने बीड़ी ऑफर की। उन्होंने झट से उसको उठाया और जला ली।
साथ में जो उनके दोस्त आए थे उन्होंने सीधे ही एक हुक्का लिया और उसको तैयार किया। सजीवन नीरज को धीरे से बोलता है, ये वाली चौपाल तो काफी अलग होने वाली है। दादू भैया ने सुन लिया और करके उनको चुप कराया। फिर शंभू बाबा बोले, दोनों लाइट बंद कर दो, सिर्फ रात की जो बत्ती है उसे चालू रखो। नीरज ने बिल्कुल ऐसा ही किया। फिर जब माहौल बन गया तो चेहरे पर मायूसी के साथ शंभू बाबा ने कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, ये कहानी है अरुणाचल प्रदेश की। जिंदगी सबके लिए सेम नहीं होती। वहाँ के एक ट्राइब यानी कस्बे ने अपने जीवन में सबसे खराब समय भी देखा है। अरुणाचल प्रदेश में एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था हमारा कस्बा। वहाँ पर एक लोकल ट्राइब के लोग भूत प्रेतों और आत्माओं की बातों में बहुत विश्वास रखते थे और उनके रिचुअल्स भी काफी गहराई वाले थे। गांव के बीच में एक तालाब था जो बहुत सालों तक बारिश न हो तो भी सूखता नहीं था और सब लोग उसी में से पानी पीने के लिए लेते थे। गांव के लड़के मोबाइल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से दूर रोज आउटडोर गेम्स खेलने में व्यस्त रहते थे। सजीवन से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, अरे शंभू बब्बा, आप किसकी कहानी सुना रहे हैं? शंभू बब्बा ने एक और बीड़ी जलाई और बोले, गया में जब महाराज गिरिराज जी का दरबार लगता था वही मैंने ये कहानी सुनी थी। वहां पर कुछ लड़के आए थे अपनी एक गंभीर समस्या को लेकर। उन्होंने जब गिरिराज महाराज जी को अपनी समस्या बताते हुए कहा तो मैंने उनसे जो सुना वो आपको बता रहा हूँ। ये कहानी अरुणाचल प्रदेश की सच्ची घटना है। उन लड़कों ने बताया कि गांव में काफी बार एक बूढ़े लंगड़े आदमी को एक अजीब काले हल्के सफेद रोए वाले शिकारी कुत्ते के साथ देखा गया था। लेकिन गांव में प्रॉब्लम्स ये थी कि जिन जिन लोगों ने उनको देखा था वो बीमार पड़ जाते और एक हफ्ते तक ठीक नहीं होते, लेकिन फिर कभी उनको वो आदमी या कुत्ता नहीं दिखता। एक बार जब हम अपनी 12वीं की कक्षा की परीक्षा देकर वेकेशन की खुशी में घर लौट रहे थे तो हमारी बस का टायर पंचर हो गया और घर लौटते वक्त तक शाम हो गई। इसीलिए हमें थोड़ा डर तो लग ही रहा था। पर हम 3 दोस्त थे, राजन, कुमार और हरीश। शंभू बब्बा बोले कि राजन ही ये कहानी सुना रहा था। राजन ने कहा, हम गांव में पहुंच गए और अपने घर जाने के लिए काफी उतावले थे। वैसे तो गर्मियों के दिन थे, लेकिन 8 बजे तक गांव के लिए तो आधी रात ही कहलाती थी। हम उस काले अंधेरे में एक दूसरे के सहारे जा रहे थे। फोन तो किसी के पास नहीं था, न ही हमारे पास कोई टॉर्च थी, क्योंकि रोज हम 4 बजे तक आ जाते थे तो रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन उस रात के 8 बजे जो नज़ारा था, जो माहौल था, उसे देखकर हमें लगा कि साथ में एक छड़ी और टॉर्च रखना ज़रूरी है। हमने कभी उस बूढ़े को या उस कुत्ते को नहीं देखा था, ना ही गांव वाले ये जानते थे कि वो सच में कोई जिंदा व्यक्ति नहीं है। बस जिन जिन लोगों ने उसे देखा था उनसे उसकी बातें सुनी थी और हम यही मानते थे कि ये बस किस्से कहानियां हैं जो गांव वालों ने बना कर रखी है। पर ऐसा नहीं था, सच कुछ और ही था और डरावना भी। चलते चलते हमें एक ठंड की लहर महसूस हुई, लेकिन गर्मियों के दिनों में ऐसा होना आम बात नहीं थी। हम गांव के किनारे पहुंचे जहां से 3 रास्ते निकलते थे। एक गांव के अंदर जाता, एक शहर की ओर जाता जहां से हम आ रहे थे, और एक बगीचे की ओर जाता जिसके थोड़े ही आगे एक तालाब भी है। जब हम बगीचे वाली लाइन क्रॉस कर रहे थे तो हमें अंधेरे में एक आदमी दूर से आता हुआ दिखा। वो बिल्कुल वैसा ही था जिसके बारे में हमने सुना था। एक लंगड़ाते हुए चलकर आता हुआ आदमी जिसके एक हाथ में छड़ी थी और दूसरे हाथ में कोई छोटी सी थैली थी। उसके साथ हमें वो कुत्ता भी दिखा जो एकदम काला और उसके थोड़े हल्के सफेद रंग के रोए थे। कुमार ने कहा, क्या तुम लोगों को भी वही दिख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? हरीश ने कहा, हाँ ये सच है, तुम्हें कोई भ्रम नहीं हुआ है, हमें भी वो दिखाई दे रहा है।
हम तीनों के विचार मिलते ही एकदम से हम रुक गए और एक दूसरे को देखने लगे। वो आदमी बिना रुके धीरे धीरे चलते हुए अपनी मुंडी हिलाते हुए आ रहा था। राजन, हमें उसके रास्ते में नहीं रहना चाहिए, चलो इस ओर चले जाते हैं, कुमार ने मुझे कहा। और मैंने भी यही करना सही समझा, क्योंकि हम उसको जानते नहीं थे। अरे रुको, मेरा हुक्का पीने का मन कर रहा है। हीरा भगत ने शंभू बब्बा को बीच में टोका और अपने लिए हुक्का भरने लगे। अरे भाई, बीच में क्यों टोका टोकी करते हो? तुम पियो हुक्का आराम से, मुझे तो कहानी सुनाने दो। इतना बोलकर शंभू बब्बा कहानी आगे बढ़ाते हैं और हीरा भगत हुक्का जलाने लगते हैं। राजन बोला, मैं, कुमार और हरीश एक तरफ जहाँ पीछे पुरानी गांव की प्राइमरी स्कूल थी उसके पीछे चले गए, जिसके पास से ही बगीचे का एक और कच्चा रास्ता पड़ता था। हम तीनों को पता नहीं था वो ये अंधेरे वाला शॉर्टकट लेता होगा। हम छिपे रहे। थोड़ी देर में वो बूढ़ा आदमी हमारे सामने से गुजरा। जब वो गुजर रहा था तो ऐसा लग रहा था मानो कोई भारी ऑरा वाली शक्ति हमारे सामने खड़ी हो। कुमार ने कहा, यार ये क्या है? क्योंकि थोड़ी देर हमें लगा जैसे वो कोई इंसानी शरीर हो, लेकिन बाद में देखा तो ऐसा लगा मानो कोई काले धुएं के साथ सफेद रंग का हल्का सा प्रकाश चल रहा हो। मतलब हमें उसकी मौजूदगी तो महसूस हो रही थी, लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई शरीर नहीं, बस एक हवा हो। जब वो बिल्कुल हमारे सामने था तो उसके कुत्ते को पीछे से हम जहाँ खड़े थे वहां से देखकर हमें शक हुआ। हरीश डरने लगा, क्योंकि उसको वैसे भी कुत्तों से डर लगता था, और ये कुत्ता तो मानो कोई राक्षस हो। बड़ी बड़ी पीली चमकदार आंखें, लंबे तगड़े पंजे और दबे पांव, वो उस बूढ़े के साथ चलता हुआ जा रहा था। लेकिन जब उसको लगा और शायद पता चला कि स्कूल की साइड वाली दीवार के पीछे वाले पेड़ों में हम छुपे हैं, तो वो रुका। वो भौंका नहीं, लेकिन वो हमारे पास आने के लिए घूमा। कुत्ते के घूमने की वजह से उसका मालिक, जो लंगड़ा आदमी, भी हमारी ओर घूमा। उस वक्त हमने उसका चेहरा देखा। करीब 80-90 साल का बूढ़ा, जिसकी चमड़ी में झुर्रियां आ गई थी, एक साइड के कान से खून रिस रहा था और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। ये नज़ारा हमारे लिए सबसे भयानक था। हरीश की सांसें तेज हो गई जब उसने देखा कि कुत्ता हमारी ही ओर आ रहा है। उसकी हल्की सी सिसकारियों को सुनकर कुत्ते के कान खड़े हो गए और वो गुर्राने लगा। लेकिन अचानक उसका मालिक उसको शांत करता है। उसने अपना हाथ कुत्ते के सर पर फेरा, जैसे हम कुत्ता पालते हैं और उसको पुचकारते हैं वैसे ही। लेकिन उसके हाथों के नाखून ऐसे थे जैसे उसने महीनों से नाखून नहीं काटे होंगे। हाथों में भी खून के धब्बे थे या कोई लाल रंग, लेकिन सूख कर रफ दिख रहे थे उसके नाखून और पंजा। कुत्ता अचानक शांत हो गया और अपने मालिक के साथ जाने के लिए घूम गया और दोनों चलने लगे। कुमार बोला, ये काफ़ी अजीब बात है भाई, ये शायद उसी पार्क में जा रहे हैं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो देखा और सुन रखा था उसमें सिर्फ समानता नहीं बल्कि हकीकत भी थी। गांव की वो कहानियाँ जिसमें लोग बताते हैं कि एक लंगड़ाते हुए बूढ़े और कुत्ते को उन्होंने चलते हुए देखा है, पार्क में बैठे देखा है, जो दूर से चलता हुआ आता, एक खाली पार्क में बैठता और थोड़ी देर में चला जाता या सीधा तालाब में जाता। अब वो कहानी अफवाह नहीं, खौफनाक लगने लगी थी। मन में एक डर और एक सवाल बैठ गया था, आखिर ये क्या है? कहीं ये कोई दुष्ट आत्मा तो नहीं? क्या इसको पता है हम यहाँ हैं? हम लोगों ने आपस में बात की तो कुमार ने कहा, ये कहीं दूर से आता होगा, अकेला बूढ़ा होगा। लेकिन हरीश को ये झूठ लग रहा था। उसने कहा, ये कोई आत्मा है, हमें कुछ बुरा दिखाई दे रहा है और यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने थोड़ी देर सोचा और कहा, एक काम करते हैं, अगर ये कोई आत्मा होती तो कब की अदृश्य हो चुकी होती। शायद ये कोई पागल सा बूढ़ा है। कुमार ने कहा, अगर ये सच हुआ तो ये ज़रूर उस पार्क में जाकर बैठेगा। चलो उसके पीछे जाते हैं। अगर सच्चाई कुछ और हुई
जो गांव वाले नहीं जानते, तो हमेशा के लिए गांव में फैला डर समाप्त हो जाएगा। हरीश ने मना किया। अरे पागल, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई मुसीबत में फंस सकते हैं हम। लेकिन मेरे और कुमार के फोर्स करने पर वो मान गया और हम उसके पीछे गए। वो बस एक ही स्पीड से चलता जा रहा था। थोड़ी देर में तालाब आ गया। हमने देखा कि वो जाता गया तब तक कि जब तक उसका पैर पानी में नहीं चला गया। फिर भी वो नहीं रुका और पानी में उतर गया। ये देखकर हम तीनों के पैर लड़खड़ाने लगे। मुझे जिंदगी में इतना डर कभी नहीं लगा था जितना उस एक पल में लगा। पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने हरीश की आंखों में देखा। उसको देखकर लग रहा था अभी बेहोश हो जाएगा। मैंने उसको संभाला और कहा, डरो मत, हम सुरक्षित हैं। लेकिन ये कहते हुए मुझे भी काफी डर लग रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपना होश संभाला था। कुमार ने कहा, इसके पहले कि हम मार दिए जाएं, हमें चले जाना चाहिए। हम डरते हुए उस खौफनाक मंजर को अपने दिमाग से निकालने की नाकाम कोशिशों के साथ घर की ओर निकल पड़े। लेकिन बार बार मैं पीछे मुड़कर देख रहा था और हर बार वहाँ कोई अजीब सी आहट महसूस हो रही थी। बहुत मुश्किल से डर के साथ हम अपने अपने घर पहुंचे और मैं तो बिना खाए ही सो गया था। दूसरे दिन पता चला कुमार को खाने के बाद अनकंट्रोलेबल थॉट्स की वजह से उल्टियाँ शुरू हुई थी और हरीश ने तो बस 2 निवाले खाते ही उसको पेट दर्द होने लगा, तो उसने खाया ही नहीं था। हमने अपने डर को कम करने के लिए ये बात गांव वालों को बताने का फैसला किया। गांव के चौराहे पर हमने सबको इकट्ठा किया, अपने परिवार को भी, और पिछली रात वाली बात बताई। फिर जिन जिन लोगों ने उसको देखा था उन्होंने अपने अपने अनुभवों को हमारे सामने रखा। एक दुकान वाला बोला कि जब वो देर रात को आ रहा था तो उसने एक आदमी और कुत्ते को देखा जो बगीचे में गए। जब मैंने देखा तो वहां पर एक पेड़ के नीचे वो आदमी बैठ गया और उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे लाल होने लगा। झुर्रियां सामने आने लगी और चेहरा सड़े हुए मांस जैसा होने लगा। ये देखकर मुझे 2 दिन तक तो बिल्कुल नींद ही नहीं आई थी। फिर एक औरत ने कहा कि मॉनसून में वो अपने खेत से देरी से आ रही थी तो बारिश में वो बूढ़ा और कुत्ता घूम रहे थे, लेकिन ना कुत्ता गीला था ना बूढ़ा। फिर मैंने अंधेरा होने से पहले ही खेत से निकलना शुरू कर दिया। राजन बोला, जब मैंने सबको अपनी कहानी सुनाते हुए देखा तो एक बात नोटिस की, तो सबको बताया। उसने आज तक किसी को मारा हो या नुकसान पहुंचाया हो ऐसा नहीं था। गांव वाले मेरी बात से सहमत हुए और हमारे वरिष्ठों ने बताया कि बेटा उसे छलावा कहते हैं। हमने कहा, छलावा क्या होता है? तो उन्होंने कहा, वो आत्माओं की तरह जरूरी नहीं किसी का पीछा ही करे, वो अपने एक पैटर्न में भी चलता रहता है। इस बात को सुनकर हमारा डर कम हो गया, लेकिन हमें पता नहीं था कि वही हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। एक दिन हम तीनों ने सोचा कि छलावा तो किसी को नुकसान पहुंचाता नहीं, तो क्यों ना इसका पीछा किया जाए। हमने गांव के 3 और लोग, राजू, खीमा और भरत को अपने साथ लिया। उनको सब बताया। आखिर 3 दिन बाद सेम टाइम पर जब हमने उसको देखा और पीछा किया तो वो रोज की तरह उस तालाब की ओर जा रहा था। पानी तक पहुंचने के बाद भी वो रुका नहीं और उसमें उतर गया। थोड़ी देर तो हम सब एकदम स्तब्ध रह गए, क्योंकि आखिर ये कहाँ से आता था, ये तो अभी भी सवाल था। गांव में एक और बात फैलने लगी कि शायद सालों पहले किसी ने इस तालाब में डूबकर अपनी जान दे दी हो, इसलिए रोज यही सबको दिख रहा है। इस नए डर की वजह से लोगों ने तालाब से पानी पीना छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल बार बार आ रहा था कि ना ये शक्ति किसी को परेशान करती है, ना ये सबको दिखती है, ना ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आती है। तो फिर आखिर ये बाहर क्यों आ रहा है, या फिर कहाँ से आ रहा है? और अगर तालाब में जाता है तो वापस बाहर भी निकलता होगा। एक बार फिर हम उसी स्कूल वाले इलाके में छिपे थे जब उसके कुत्ते ने हम पर गुर्राना शुरू कर दिया।
और वो उसको शांत करके ले गया। हमें हमारे सवालों का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे हम सबको उस छलावे की एक पैटर्न समझ में आई। एक दिन राजू अकेला उसके पीछे गया था। जब वो बूढ़ा तालाब की ओर बढ़ा तो उसके नजदीक जाने का फैसला किया। वो दबे पांव चलते हुए उसके काफी करीब पहुंच गया। जब वो छलावा पानी में उतर गया तो राजू हिप्नोटाइज होकर गिर पड़ा। उस दिन के बाद 5 दिनों तक उसने पागलपंती की। गांव वालों को डर लगने लगा कि कहीं उस छलावे ने तो उसको कुछ नहीं कर दिया। लेकिन राजू ने 5 दिन बाद बताया कि उसको बहुत सारे ख्याल एक साथ आने लगे, दिमाग सुन्न पड़ने लगा था और सरदर्द की वजह से वो गिर गया था। ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब हम दोनों अकेले उसका पीछा करने गए थे। उस रात हरीश ने सख्त मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊंगा। हमें ये पैटर्न समझ में आया कि जिन जिनको वो दिखता था और अगर कोई क्यूरोसिटी के साथ उसके पीछे जाता, वो अचानक से हिप्नोटाइज होने लगता। लेकिन कोई 1-2 दिन में, कोई 2-3 दिन से बिल्कुल भी ठीक हो जाता। अब हरीश का डर चला गया था। मैं और कुमार तो इसको पहले से ही खेल समझ रहे थे, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। 1-1.5 महीने बाद हमने बेवकूफ़ी कर दी। हम स्कूल वाली दीवार के पास वाले पेड़ों के पीछे खड़े थे। वो आया। उसके कुत्ते ने हमें गुर्राना शुरू किया, लेकिन रोज की तरह जब वो आगे चलने लगा तो उस रात हम उसके बिल्कुल पीछे पीछे चल रहे थे। हमें धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे हमारे पैर अपने आप चल रहे हैं। कोई चुंबकीय शक्ति जैसे एक लोहे को खींचती है, वैसे ही हो रहा था। थोड़ी देर बाद हमें सिर्फ वो आदमी, कुत्ता और पानी ही दिखाई दे रहे थे और कुछ नहीं। जब हम तालाब तक पहुंचे तो माहौल एकदम सड़ गया था और बहुत तेज बदबू आने लगी। ठंडी हवा की लहरें उठने लगी। हमारे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। और जब वो पानी में उतर रहा था तो उसने और कुत्ते ने पीछे मुड़कर देखा। वो चेहरा, वो मनहूसियत मैं कभी नहीं भूल सकता। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी, चेहरे से खून टपक रहा था, दोनों हाथों में चोट के निशान थे। उसके कुत्ते ने उसके कुत्ते के मुंह से कोई तो मांस का टुकड़ा नीचे गिरा, यानी उसके मुंह में कोई मांस का टुकड़ा था पहले से। बूढ़े के चेहरे की चमड़ी लटक रही थी और उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी थी। वो पानी में जा रहा था, लेकिन इस बार पीछे की ओर चलते हुए, यानी उल्टे पैर। अब ना उसका कुत्ता गुर्रा रहा था, ना ही हमारे सामने गंभीरता से देख रहा था। जब वो आधा समा गया पानी में तो उसने अपना हाथ हमारे सामने फैलाया और ऐसे खड़ा हो गया जैसे कोई आखिरी आलिंगन की उम्मीद में अपने किसी को बुला रहा हो। हमें पता था कि हम हिप्नोटाइज हो चुके हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। हमारे शरीर पर हमारा कंट्रोल ही नहीं था। हम तो बस उसे देखते रहे। तब पहली बार हमने उसकी आवाज़ सुनी। उसने बोला, आओ आओ, मेरे पास आओ। मैं सालों से अकेला हूँ। काफ़ी समय से तुम लोग मुझे दूर से देखते हो। आज मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। मुझे मुक्त होना है। सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मेरे पास आओ। मैंने देखा कि हरीश उसकी बातें सुनकर एकदम आगे बढ़ा। कुमार भी थोड़ा आगे गया, लेकिन मैं खड़ा था तो उन्होंने फिर से बोला, तुम नहीं आओगे? इतना बोलकर उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो आखिरी शब्द कुछ ऐसे बोला कि तुम क्या मुझे एक बार मिलना नहीं चाहोगे? गले नहीं मिलोगे? मेरे पास आओ। फिर मैं भी उसकी बातों में आ गया और मैंने अपने आप को रोकने की कोशिश भी नहीं की। फिर क्या था, हम उसके नज़दीक गए और वो धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। हम आधे पानी में उतर चुके थे और हमें अब अपनी बॉडी के साथ कुछ हो रहा हो ऐसा महसूस होने लगा था, जैसे छोटी छोटी चींटियां काट रही हो या फिर अदृश्य चीज हमारे जीवन की शक्ति चूस रही हो, ऐसा लग रहा था।
हम और आगे जाते गए और पानी गले तक आ गया। अब हमारे पैर जमीन से उठने लगे थे और थोड़ा आगे खींचा किसी चीज ने, फिर हम डूबने लगे। धीरे धीरे डूबने की वजह से हमें होश आया कि क्या हो रहा था। तब तक कुमार बहुत छटपटा रहा था और हरीश की तो सांसें रुकने लगी थी। उसके बाद मुझे होश आया कि अब हमारी जान खतरे में है। मैंने तुरंत दोनों को पकड़ा और एक तरफ खींचा। मैं तीनों में सबसे ऊंचा था, इसीलिए मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया अपने पैर जमीन पर टिकाना, और मैं आगे जाकर उनको खींचने लगा। कुमार और हरीश अभी भी तड़प रहे थे और वो उल्टा मुझे पानी में खींच रहे थे, क्योंकि इस तरह मैंने उनको संभाला। पर नीचे से कोई चीज मेरे पैरों को खरोच रही थी, जैसे कोई कुत्ता तेज नाखून हमारे पैरों से गड़ाते हुए हमें जख्मी करता है। ऐसा महसूस हो रहा था। मुझे समझ आ रहा था कि मेरे पैरों से खून आ रहा है, लेकिन मैं डटा था और कुमार और हरीश को तालाब के किनारे खींच लिया। मुझे काफी ठंड लग रही थी और मैं ठिठुर रहा था। वो दोनों बेहोश हो चुके थे। मैंने दोनों को जगाने के लिए बहुत मेहनत की, 3-4 थप्पड़ उनको जड़ दिए, तब वो जागे। सांसें फूली हुई, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। आंखों में पानी जाने की वजह से वो लाल हो गई थी। मुंह की चमड़ी ऐसी हो गई थी मानो मरी हुई लाश की पानी वाली चमड़ी हो। मैंने उनको कहा, जल्दी से घर की ओर चलो, कुछ मत बोलना। मैंने उनके घर उनको छोड़ा और दूसरे दिन सब बताया। मुझे तो रात को नींद ही नहीं आई थी, उनको भी नहीं आई। अगले दिन से 1-2 दिन बहुत डर में गए और फिर धीरे धीरे हमारे एक्शंस बदलने लगे। 1 महीने तक हमने पागलपंती की, खाना खाते वक्त कुत्ते की तरह खाते, किसी से बात न करना, आईने में देखकर कुर्राना, और हमारे अंदर से एक निगेटिविटी निकलती रही जिसको हर कोई महसूस कर सकता था और कोई भी हमारे पास नहीं रहना चाहता था। जब हम सब ठीक होने लगे और थोड़ा होश आया तो और फिर समझ आया कि वो छलावा कोई आम छलावा नहीं था। उसने हमारे साथ साजिश की थी। हमें हमारी मौत की ओर उसने खींचा था। उसको हमारा शिकार करना था। अगर मैंने उस वक्त जोर न लगाया होता तो हम तीनों मारे जाते और वो हमारी लाशों को पानी में खींच कर ले जाता। उसके बाद महीने तक हम इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और फिर हमारे पड़ोसी को किसी ने गया में स्थित इन गिरिराज जी महाराज के आश्रम के बारे में बताया और हम यहाँ पर अपनी शांति के लिए आए हैं। तो आप लोगों ने सुना कैसे एक छलावा जान ले सकता है, बहका कर, बिना ये दिखाए कि वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, शंभू पापा ने कहा। फिर उनके दोस्त हीरा भगत ने अपना हुक्का नीचे रखा और कहा, भाई काफी खतरनाक कहानियां कहते हो तुम तो। शंभू पापा ने कहा, ये कोई कहानी नहीं, हकीकत थी। फिर नीरज ने कहा, चलो अब मैं अपने घर जाता हूँ, मिलते हैं कल नई कहानी के लिए अगली चौपाल में। तो इस तरह से गिरिराज महाराज जी के पास की हुई तीसरी कहानी शंभू पापा ने सुनाई। आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये चौपाल की कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से अगली चौपाल में एक नई, सच्ची और बेहद डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।